पापा के हाथ में दूध का ग्लास पकड़ाकर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो फ़ोन की घंटी सुनाई दी। जब तक फ़ोन उठाया तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। चेक किया तो निशांत के 4 मिस कॉल थे। एक बार मन में आया कि फ़ोन कर लेती हूँ, फिर अगले ही पल ख़याल आया कि रात के 11:30 बज चुके हैं। ऐसे में फिर से दोबारा उसी टॉपिक पर निशांत से बहस करना मतलब अपनी नींद खराब करना, क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए बेहतर यही है कि अनजान बनकर सो जाओ। बस यही सोचकर फ़ोन साइड में रख दिया और चुपचाप लेट गई। लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि कोई कैसे इतना स्वार्थी हो सकता है। जो उन लोगों ने किया है उसके बाद पापा का गुस्सा होना जायज़ है। उन्हें भी तो तब मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी। जब उस समय उन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा तो फिर आज क्यों मुझसे उम्मीद लगाई जा रही है कि मैं अपने पापा के खिलाफ़ जाकर भी उनकी मजबूरी को समझूंगी। बस यही बातें सोचते सोचते मैं अतीत में चली गई। बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, केवल कुछ ही महीने हुए हैं। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी। दोनों ननंदें छुट्टी बिताने आई थी। काम कुछ ज़्यादा था, सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। वक्त भी लग रहा था और मैं चक्कर गिन्नी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फ़ोन आया। माँ को पैरालिसिस का अटैक आ गया है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचना होगा। यह खबर सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए, मानो सब कुछ रेत की तरफ फिसलता हुआ नज़र आने लगा। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर चली जाऊं, उड़कर पहुंच जाऊं उनके पास, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसीलिए फटाफट निशांत को फ़ोन किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और टिकट करवाने के लिए कहा। लेकिन उनका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो कि मेरे पापा से एक बार परमिशन ले लें। निशांत, इसमें पूछने या परमिशन लेने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं मम्मी से बात करने ही जा रही हूँ। आप जल्दी से टिकट बनवा दीजिए, मैं बैग पैक कर रही हूँ। शाम की गाड़ी से निकलूँगी तो रात 11:30 तक पहुँच जाऊँगी। इस बीच मम्मी को भी बता दूँगी। अरे यार, दीदी आई हुई है, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होंगी। एक काम करो, एक बार पापा से फ़ोन करवा लो। निशांत, इस समय मैं फ़ोन नहीं करवा सकती, बाकी मम्मी से पूछ लूँगी, बस आप टिकट बनवाइए जल्दी। निशांत की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय मैं किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि निशांत वो है जो आज भी अपनी माँ के आंचल से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए फ़ोन रखकर मैंने मम्मी जी से जाकर बात की, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मम्मी जी ने साफ शब्दों में मुझे मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी कंडीशन सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आई, केवल आपको बताने आई हूँ। माँ है वो मेरी, और इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी माँ को, क्यों चिंता करती हो? और हाँ, मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हम क्या तुम्हारा परिवार नहीं हैं? और ये जो तुम्हारी ननदें आई हुई हैं, इनका क्या? यह भी तो हज़ारों अरमान लेकर आई है ना कि भाभी के साथ घूमेंगे, सेवा करवाएंगे, उनका क्या? और वैसे भी परमिशन के लिए तो फ़ोन किया ही नहीं है समधी जी ने। मम्मी जी, पहली बात तो ये कि परमिशन मांगने का समय नहीं है, और दूसरी बात, घूमने जाने के मौक़े बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो हालत है उसे देखते हुए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्ज़ी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी निशांत को कोई नई पट्टी पड़ा देंगी। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बज उठा। देखा तो निशांत का ही फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ, टिकट बन गई? अरे यार, टिकट क्या बनवाऊँ, मम्मी तो मना कर रही है और तुम कह रही हो कि टिकट बनवा दो, टिकट बनवा दो। अब बताओ मैं क्या करूँ? यार तुम समझो ना, अगर मम्मी मना कर रही है तो मत जाओ। निशांत, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं अभी मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। अगर आप टिकट नहीं करवा सकते हैं तो बताइए, मैं बस स्टैंड जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूँगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि निशांत थोड़ी देर में टिकट करवा कर फ़ोन कर देंगे, लेकिन आधे घंटे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, थोड़ी देर में ही मम्मी जी ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो फिर बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं तो बार बार मायके नहीं जाया जाता, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फ़ोन करके नहीं बताया, ना ही निशांत के पापा को कोई फ़ोन आया है। तो आपके बेटे को मैंने कब फ़ोन किया है, कब मैसेज किया है, आप इस सब पर भी नज़र रखती हैं? शायद मैंने ही गलती कर दी जो इतनी देर तक मैंने निशांत का इंतज़ार किया और उनसे यह उम्मीद रखी कि वह मुझे आपके खिलाफ़ जाकर टिकट बनवा कर देंगे, लेकिन यह मेरी गलती थी। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया, कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल ही जाएगी। हालांकि उस बस में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरी यह दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसीलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ माँ को खो देने का डर था तो दूसरी तरफ अपने ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मतलब है ऐसे विवाह का, ऐसी शादी का। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता ख़त्म किया। बस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी रुलाई फूट गई। मेरा मन एक अनजाने डर से आशंकित हो उठा। भाभी क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रहे हो भाभी? दीदी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आप जल्दी क्यों नहीं आए? जाते जाते भी मम्मी की ज़ुबान पर आप ही का नाम था। इतना कहकर भाभी फिर से रो पड़ी और मैं वहीं जड़वत खड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं अपने होश खो बैठी थी और अगले ही पल वहीं पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद मुझे यह होश ही नहीं था कि कब रात से सुबह हो गई। मैं भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारियाँ चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल में भी पहुँचा दी गई थी, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद तीये की बैठक थी। इस बीच जब पापा ने मुझे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि मेरे लेट पहुंचने का कारण केवल और केवल निशांत और उसके परिवार वाले हैं, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ आने से रोका। खैर, उस समय तो बात आई गई हो गई। तीये की बैठक में मेरे सास ससुर और निशांत भी आए थे। ऐसे समय में पापा ने सभी मेहमानों के बीच में मेरे ससुर जी ने से मेरे यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक होता ही है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वह यहीं रहे। हालांकि ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में पापा का यूँ परमिशन लेना मुझे समझ नहीं आया। फिर भी मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। तब मैंने पापा से परमिशन वाली बात जाननी चाहिए। तब पापा ने बताया कि अब तक ये लोग परमिशन के नाम पर तुम्हें यहाँ आने से रोक रहे थे। इसकी वजह से तुम आखिरी बार शारदा से नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये लोग तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे चुके हैं, और वह भी इतने लोगों के बीच में। इसीलिए अब ये नाटक नहीं कर सकते, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगा तब तक जब तक ये लोग नाक रगड़ते हुए तुम्हें लेने नहीं आएंगे। माना कि हमारे बुज़ुर्गों ने परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में डाला है, लेकिन यह केवल बड़ों का मान रखने के लिए। लेकिन अगर बड़े इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। इसीलिए अब तुम भी आराम से यहाँ पर रहो। तुम अपने पिता के घर में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल सके। पापा की कहे यह शब्द
मुझे हिम्मत दे रहे थे, वरना तो मैं टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का यह व्यवहार, दूसरी तरफ माँ को खोना, उस पर भी आखिरी बार उनसे ना मिल पाना। लेकिन आज पापा ने मुझे एक अलग ही ताकत दी थी, उनके साथ की ताकत। जानती थी जब तक एक पिता अपनी बेटी के साथ है, दुनिया की कोई ताकत उस बेटी को हरा नहीं सकती। कहने के लिए उस समय मेरे पास शब्द नहीं थे, बस पापा से लिपटकर आंखों से अश्रुधारा को बह जाने की इजाज़त दे दी। 12वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही निशांत और मम्मी जी के फ़ोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं भी यही जवाब देती थी कि पापा से परमिशन ले लीजिए। और जब वे लोग पापा को फ़ोन करते तो पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि मन तो मेरा भी खिन्न हो चुका था, बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन केवल सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि ईश्वर मुझे वह मौका ज़रूर देगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक निशांत का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई हैं, जिसके चलते ही उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सिर पर काफ़ी गहरी चोट है और इसी की वजह से मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उस दिन वही राग अलापना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर ही मैं आऊँगी। मेरी बात सुनकर निशांत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानते थे कि ऐसे समय में अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए एक बार फिर से मुझे समझाने लगे, देखो यह तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे अपने ही हैं और मम्मी की कंडीशन इस समय ख़राब है, तीनों दीदी उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, इसीलिए प्लीज़ तुम आ जाओ ना, तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन इस बार मैं भी अपनी बात पर अडिग थी। देखो निशांत, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने मुझसे यही कहा था कि पहले पापा से बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह पर आप खड़े हैं, तो फिर अब मैं कह रही हूँ कि आप अपने पापा को बोलिए मेरे पापा से फ़ोन करके परमिशन ले, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी तो है ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती हैं, मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। शाम होते होते तो पापा के पास न जाने कितने फ़ोन आ गए, लेकिन पापा ने किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है और वह घर भी आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है और ऐसे में उनकी तीनों बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके तीनों ने टिकट बनवा ली अपनी वापसी की। इसीलिए अब बार बार मुझे वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ली जा रही है। अभी पापा मुझे सब कुछ बात बता रही थे कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। एक बार फिर से मेरे ससुर जी का ही फ़ोन था। देखिए समधी जी, मैं 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधी जी, जब मेरी पत्नी शारदा ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी ना, उस समय मेरी बेटी निधि ने भी मायके आने के लिए समधन जी से पूछा था, लेकिन तब आप ही ने उसे कहा था ना कि फ़िलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर बस समधी जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। समधन जी तो केवल सीढ़ियों से गिरी हैं, बीमार हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर शारदा आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे समय में भी आपने एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत तड़पाया और इसी वजह से वह अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। तो फिर अब किस मुंह से आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी ज़रूरत पड़ने पर हम परमिशन दे देंगे? क्या मेरी बेटी केवल आपके यहाँ पर काम करने के लिए, आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ही ब्याई गई है? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए भी आप लोगों से परमिशन मांगनी पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, अगर इतनी छोटी सोच आप रखते हैं तो फिर हमें यह रिश्ता तोड़ने में भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान न करे कि कल को आपको भी ऐसा दिन देखने को मिले। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया और उसके बाद से ही निशांत लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, मुझे मनाने के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो जिस इंसान की वजह से मैं अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। दोस्तों, निधि और उसके फ़ैसले
के बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।